वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में, और यदि चैनल महासेवा आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हेलो, नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज़ के खास पॉडकास्ट में। और आज खास हस्ती हमारे साथ मौजूद है, हम उनका परिचय भी बताएंगे, उनसे जानेंगे सेल्फ रीडेवलपमेंट जैसे अहम टॉपिक पे कि आज स्वयं विकास क्यों जरूरी है। मुंबई जैसे शहर में ऐसे सेटल एग्जाम्पल सेट हुए हैं सेल्फ रीडेवलपमेंट के सक्सेसफुली। तो हम जानेंगे एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब से। सरब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए सर। परब साहब हमारे साथ मौजूद है और हम परब साहब के बारे में आप सभी जानते होंगे, न्यूज़पेपर में आए दिन और हमारे भी प्लेटफॉर्म में आते रहते हैं और लोगों को बताते रहते। लैंडमार्क जजमेंट आता उस वक्त भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, तमाम विषय पर एज ए पब्लिक की तरफ से एज ए प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट कर रहे हैं साहब। और लिटिगेशंस हो, हाउसिंग के इश्यूज़ हो, काफ़ी सारे इश्यूज सर उठा रहे हैं। तो आज सेल्फ रीडेवलपमेंट विषय पर उनसे बात करेंगे, जानेंगे, आप सभी को अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान का सिलसिला है, नॉलेज का सिलसिला है। एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा का एक ज्वाइंट गठबंधन है जो आपको अवेयर और एजुकेट करेगा। तो आप सभी से अपील करता हूँ, आपके हाउसिंग सोसाइटी में ये वीडियो जरूर डालें, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है, जो सेल्फ रीडेवलपमेंट की जर्नी है, वो आपको बहुत अवेयर करेगी, एजुकेट करेगी। आप भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी का सेल्फ रीडेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। मैं बता दूं कि परब साहब महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं और हाउसिंग सरकार क्षेत्र में, या महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली के पहले सहकारिता मंत्री अमित भाई साहब बने, उनके साथ मिलकर भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। हमारे एक्सपर्ट परब साहब से हम जानेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंस है, इसके क्राइटेरिया क्या है, 79A की गाइडलाइन किस तरह से इस पर फॉलो होती है, साथ ही जीएसटी का रोल क्या है और आपको फंड्स कहाँ से मिलेगा, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कौन देगा, ये हम जानेंगे परब साहब से। सबसे पहले आज का पॉडकास्ट का पहला सवाल करता हूं कि सर, इस सेल्फ रीडेवलपमेंट में क्या पात्रता, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने के लिए? धन्यवाद सुनील सर। सर्वप्रथम महासेवा न्यूज़ को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये अहम टॉपिक जो सेल्फ रीडेवलपमेंट का है, वो उस टॉपिक्स पे चर्चा बारंबार कंडक्ट कर रहे हैं और उस द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम महासेवा न्यूज़ और सुनील शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली, आपने जो क्वेश्चन पूछा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जैसे कि हम रीडेवलपमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं, उसी क्राइटेरिया पे सेल्फ रीडेवलपमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड। जब हम लोग सेक्शन 154 कैपिटल B-1 हाउसिंग सोसाइटी का डेफिनेशन यह देखते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी का जो नया डेफिनेशन 2019 एक्ट में इनैक्ट हुआ है, उसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है विथ रिगार्ड्स टू प्लॉट्स प्रोवाइड करना मेंबर्स को, सेकेंड ऑब्जेक्ट है सर्विस प्रोवाइड करना, और थर्ड ऑब्जेक्ट में रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन बाय यूटिलाइजिंग पोटेंशियल ऑफ लैंड। ये नया ऑब्जेक्ट जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट में इंसर्ट किया गया है। यानी आप इसका महत्व देखिए कि 1960 में जो डेफिनेशन था हाउसिंग सोसाइटी का और 2019 में जो नया डेफिनेशन आया, उसमें ये रीडेवलपमेंट का नया ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट हुआ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। 1960-1970 में जो बिल्डिंग्स बने थे, आज वो डिलैपिडेटेड हुए और इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को उस एक्ट में इंसर्ट करना ये महत्वपूर्ण लगा जो लेजिस्लेचर टीम है उनको। तो हम पहला वर्ड यूज़ किया डिलैपिडेटेड, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन होता है डिलैपिडेटेड कंडीशंस पर। तो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कैसी होती है कि जब बिल्डिंग का लाइफ इज़ अबाउ 30 ईयर्स, या अबाउ 30 ईयर्स भी कहाँ से आया? तो इन जनरली जैसे ह्यूमन लाइफ हम लोग पकड़ते हैं और हम अगर ह्यूमन लाइफ के मिड में जाते हैं, उसके बाद हम चेकअप्स शुरू करते हैं, ह्यूमन बॉडी का चेकअप्स, जो बीमारियां हैं वो ह्यूमन बॉडी में आती। उसी तरह बिल्डिंग का जो लाइफ है वो कोड डिफाइन करता है कि 60-70 ईयर्स, उसका मिड जो है वो 30 ईयर्स पकड़ के चलते हैं। और इसीलिए हमारे बाइलॉज के माध्यम से भी हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो 30 ईयर्स के बाद मैंडेटरी आफ्टर 3 ईयर्स किया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चरल ऑडिट में अगर आपकी बिल्डिंग की कंडीशन डिलैपिडेटेड है, डिलैपिडेटेड यानी स्ट्रक्चरल मेंबर जो आरसीसी कॉलम्स है, बीम्स है, स्लैब्स है, अगर वो वीक हो चुके हैं, अगर वो डिटोरेट हो चुके हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट एक्सपोज हो चुका है, करोड हो चुका है, तो इसके द्वारा आप उस बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल रिपेयर्स कर सकते हैं
दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स आपके बिल्डिंग के लिए जो है वो फिजिबल नहीं है, यानी एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं है, तो आप ये जो नए हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस 2034 है, या बाहर अगर आप देखेंगे तो UDCPR हमारे पास है, तो इसके ज़रिए आप आपके बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एज लिमिट विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इज 30 ईयर्स, यानी हमको फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा मिल गया। सेकेंड थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हमें एंटर करने के पहले हमें ये समझना होगा कि जब कोई सोसाइटी रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट में एंटर कर रही है तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और वही हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साबित होंगे। तो जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटी में हमने डेफिनेशन देखा जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है, उसी तरह हमारे रूल्स भी हैं, और रूल्स के बाद आते हैं मॉडल बाइलॉज जो 2014 के बने हुए हैं। वो मॉडल बाइलॉज में काफ़ी सारे आंसर्स दिए गए हैं कि बिफोर गोइंग टू रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट आपको क्या करना चाहिए। और उसमें से जो महत्वपूर्ण बाइलॉज है, जो बाइलॉज ओपन होते हैं, बाइलॉ नंबर अगर 5 अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रोविजन दिया गया है द ऑब्जेक्ट इज टू गेट कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही शुरुआत के बाइलॉज में ही अपना इवॉल्व हो गया, कन्वेंस। यानी अगर कन्वेंस नहीं है तो आप रीडेवलपमेंट हो या सेल्फ रीडेवलपमेंट हो आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो महाराष्ट्र शासन ने डीम कन्वेंस जैसे महत्वपूर्ण जो अभियान है वो सिर्फ महाराष्ट्र में, यानी अगर आप पूरा इंडिया की बात करेंगे तो ओनली इन महाराष्ट्र स्टेट द प्रोविजन ऑफ डीम कन्वेंस इज देयर। तो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच ऑल्सो यूजफुल फॉर अ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो डीम कन्वेंस जैसे प्रोविजंस का नाम लेके अगर आप स्वयं पुनर्विकास कर रहे हैं तो आपने बीच में सुना होगा विद इन 1 मंथ का पीरियड में दिया डीम कन्वेंस पहले सामने अनाउंस किया था। तो व्हाट इज दिस? तो टाइटल जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो बाइलॉ नंबर 5 अपने यहाँ से ओपन होता है। 6 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बाइलॉ है कि आप फेडरेशन के मेंबर हो जाइए। फेडरेशन के मेंबर्स क्यों होना ज़रूरी है? रीज़न वेरी सिंपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म जो है ये फेडरेशन के ज़रिए हम उपलब्ध करके देते हैं। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है उनके आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वो बाइलॉ नंबर 6 में उसका आंसर दिया है, यू कैन गेट लॉट ऑफ हेल्प फॉर रीडेवलपमेंट, और जो रेट जो है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती। उसके बाद बाइलॉ नंबर 9 दिया गया हो। बाइलॉ नंबर 9 में शेयर सर्टिफिकेट का महत्व है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का महत्व है। हम कोई भी प्रक्रिया में जब एंटर करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारे बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी कार्ड या हमारे अप्रूव प्लान्स ये होते हैं। तो उसी तरह के मेंबर के जो डॉक्यूमेंट है उसे हम शेयर सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन वो प्राधान्य रखते हैं। तो उसी तरह फिर शेयर सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस है। फिर उसके आगे जाके नॉमिनेशंस का इंपॉर्टेंस है। नॉमिनेशंस के आगे प्रॉपर्टी शुड बी इन गुड कंडीशन मेंटेन बाय द मेंबर 45 to 48 में दिया गया है। और वही 155 अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी सोसाइटी पे दी है टू कीप द प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन। तो ये सबका सारांश देके फिर आप ये तय कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर प्रॉपर्टी आपकी गुड कंडीशन में नहीं है तो 157 में या 175 में कहा गया है तो यू कैन ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ रीडेवलपमेंट। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट हमें वहाँ से उभर के आया है वो है बाइलॉ नंबर 114 और 115, जिसमें कहा गया है इलेक्शंस होने चाहिए। काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के जो वो लिटिगेशंस है वो कोर्ट में इसीलिए आते हैं कि बॉडी जो थी वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और उन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया। इस तरह से लिटिगेशंस बाद में न आए, इसके लिए ही आपकी बॉडी वेदर 5 ईयर्स एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन जो होने ज़रूरी है वो आपने किए हैं, वो आपको चेक करना अनिवार्य है। तो अबाउट 250 मेंबर्स की सोसाइटी है तो 2014 के रूल्स हैं। लेस देन 250 मेंबर्स के लिए 6 अप्रैल 2021 के रूल्स मोडिफाई हुए हैं। और अभी रिसेंटली 50 मेंबर्स फरवरी 2024 में अगर आप देखेंगे तो लेस देन 50 मेंबर्स के सोसाइटी के लिए भी एक सेपरेट इलेक्शन रूल्स जो है वो नोटिफाई हुए हैं। तो इस तरह से इस जरिए से आप इलेक्शंस भी करना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट समराइज करने के लिए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? द बिल्डिंग शुड बी 30 ईयर्स अबव 30 ईयर्स ओल्ड, इट शुड गेट डिले क्रेडिटेड बिल्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया इज कन्वेंस, डीम कन्वेंस आप करना ज़रूरी है, टाइटल आपके ऊपर लेना ज़रूरी है। और थर्ड है बॉडी जो है वो ड्यूली इलेक्टेड आपकी होनी चाहिए। ये बेस पकड़ के अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में एंटर करेंगे
तो आपकी जो रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो सुलभ हो सकती है। बिल्कुल सरल हो सकती है और दोनों का हिसाब देखें, सेल्फ का या बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट का, दोनों की सेम कंडीशन है, कोई अलग नहीं है। बस सेल्फ में आपको खुद स्टीयरिंग पकड़ना है और बिल्डर उसको राइट दे रहे हो, तो दोनों का इतना ही डिफरेंस है। बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में दोनों में यही क्राइटेरिया है कि आपका कन्वेंस होना जरूरी है। हाउ टू फॉलो सेक्शन 79 है इन सेल्फ रीडेवलपमेंट, और सेल्फ रीडेवलपमेंट में कितना अनिवार्य है 79। यस, तो पहले बात करेंगे सेक्शन 79 के गाइडलाइंस 4 जुलाई 2019 के जो नोटिफिकेशंस है, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के रूलिंग्स उसके अगेंस्ट जो रहे को। तो रूलिंग्स में ये कहा गया है कि जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट मैंडेटरी, लेकिन सारे रूलिंग्स अगर आप देखेंगे तो उसमें ये भी कहा गया है कि सब्सटैंशियल कंप्लायंसेस जो है उसका वो करना ज़रूरी है। यानी बेस अंडरलाइन करने के लिए क्या है, तो आप डिटॉप अगर उसको फॉलो करना है तो तंतोतंत हम मराठी में बोलते हैं कि वैसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका जो सोल है, व्हाट इज़ दैट सोल? दैट सोल इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो ये सोल आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्डर लेके आए और उसी को अपॉइंट कर दिया, सेक्रेटरी ने बिल्डर को लेके आए और उसको मीटिंग में अपॉइंट किया। ये प्रक्रिया कोई ट्रांसपेरेंसी वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसीलिए वो जो सोल मेंटेन करना अनिवार्य है, तो वो सोल मेंटेन करते समय, ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस मेंटेन करते समय हम रीडेवलपमेंट में डेवलपर की जो अपॉइंटमेंट है वो उस जरिए के माध्यम से हम करते हैं। जब सेल्फ रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है तो इसमें सेक्शन 79 एकदम लेटर स्टेज में आता है। लेटर स्टेज यानी जब हमारे अप्रूवल्स सैंक्शन होते हैं या प्रायर अप्रूवल्स, अगर हमें लग रहा है कि अभी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू करना है, तो यहाँ पे जैसे डेवलपर भी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है, उसी तरह आप भी कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं इन सेल्फ रीडेवलपमेंट। और जब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट करना है तो सेम आपको टेंडर सिस्टम्स जो ऑफर्स है वो मंगाने के बाद जनरल बॉडी में उसे रखना है। जनरल बॉडी में रखने के बाद उसे अप्रूव करना है कॉन्ट्रैक्टर्स को। वही मीटिंग आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी करनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी, कोरम जो है और मेजॉरिटी जो है वो बनी रहे। ये सारे नियमों का पालन करके आपको कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करना है। तो इन शॉर्ट, जैसे सेक्शन 79 में डेवलपर की हम अपॉइंट करते हैं रीडेवलपमेंट, इन सेल्फ रीडेवलपमेंट वी अपॉइंट कॉन्ट्रैक्टर एज पर द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 79A। बिल्कुल, 79A का लाने का सरकार का मकसद ही है, मुझे जहाँ तक पता है, कि 79A एक ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार ने लाया कि पहले के टाइम में जब रीडेवलपमेंट होता था बिल्डर के थ्रू, तो वहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी की जो प्रैक्टिस होती थी कि वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करके, वो इसलिए वो लोगों को जोड़ना, क्योंकि लोगों को सभी सोसाइटी के सामान्य एक अंतिम मेंबर तक भी ये जानकारी जाना चाहिए ट्रांसपेरेंसी की 79A में सब लोगों की भागीदारी है। इसलिए आप 3 डेवलपर को चूज प्रोफाइल देखें और सोसाइटी को, तो वो एक कहीं ना कहीं रुका है 79A की। इसलिए गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी कि आप सही हैं बताने की। सर, जैसे कि हम जानेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट का बड़ा चलन चल रहा है मुंबई में जैसे शहर में। अभी हाल ही में फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मुखिया, उन्होंने भी बाकायदा सेल्फ रीडेवलपमेंट के एक प्रोजेक्ट में खादी वाली चारकोप में चाबी बांटा कि वहाँ पे लोगों को महाड़ा की जो सोसाइटी थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए क्यों लोग जाए, फडणवीस साहब का, उसके बाद इस बारे में आपसे की बात करेंगे। स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे, कारण आज आपण श्वेतांबरीचं उद्घाटन केलेलं आहे आणि श्वेतांबरीचं उद्घाटन केल्यानंतर सावंत साहेबांच्या फ्लॅटमध्ये मी जाऊन बघितलं। खऱ्या अर्थानं स्वयं पुनर्विकासाची जादू काय असते हे त्या फ्लॅटमध्ये गेल्यानंतर मला लक्षात आलं। अतिशय सुंदर 400 चौरस फुटावरनं 1100 चौरस फुटापर्यंतचा तो फ्लॅट, झालेली बिल्डिंग ही अतिशय उत्तम अशा प्रकारची बिल्डिंग। त्या बिल्डिंगमध्ये सुंदर असं मेकॅनिकल पार्किंगची व्यवस्था आणि सर्व गोष्टीने परिपूर्ण अशा प्रकारची ही बिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहिल्यानंतर स्वयं पुनर्विकास हे जे रोज प्रवीण दरेकर आम्हाला सांगत होते त्याचा अर्थ काय आहे तो श्वेतांबरी पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आला। आता मागे गीतांजली आहे, बाजूला अभिलाषा आहे, चारकोपोरियन आहे, या सगळ्या ज्या बिल्डिंग आहेत
या बघितल्यानंतर निश्चितपणे मला अतिशय आनंद आहे की हे काम चांगल्या प्रकारे चाललं आहे. तो सर आपने देखा अभी हम लोगों ने दर्शकों को भी दिखाया कि फडणवीस साहब और राज्य सरकार की इच्छा है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी ज़्यादा रीडेवलपमेंट मुंबई में हो. तो सर इनके हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट में को क्या फायदे हैं सर? Yes. So now coming back from 79A to self redevelopment का प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा विश्लेषण से थोड़ा समझ लेते हैं. सी कोऑपरेटिव, हम रहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तो पहला वर्ड है कोऑपरेटिव. ये कोऑपरेटिव वर्ड का अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे में सर, तो इसमें दिया गया है इट इज़ अ मेंबर बेस्ड, मेंबर ड्रिवन एंड मेंबर कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन की. ये क्यों फॉर्म करते हैं? टू फॉर्म देयर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड अदर एस्पिरेशनल नीड्स. इस तरह से वो डेफिनेशन दिया गया है. तो इसका अगर आप गहनता देखेंगे और हम उसको कनेक्ट करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट को, तो इट इज़ अ मेंबर बेस्ड, मेंबर ड्रिवन एंड मेंबर कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन. बाहर का हस्तक्षेप कम से कम हो, इस पे हम जाना चाहते हैं. उसके आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. कोऑपरेटिव हमने देखा डेफिनेशन, तो कुछ कोऑपरेटिव के वैल्यूज़ भी होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ भी होंगे. वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ क्या, वो भी इंटरेस्टिंग है. तो फर्स्ट वैल्यू दिया गया है सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा वैल्यू है. थर्ड डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, इक्विटी है, सॉलिडारिटी है. इस तरह से वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन की दिए. नाउ वी आर अगेन सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रीडेवलपमेंट के डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं हम. उसी तरह मेंबर के भी वैल्यूज़ दिए गए हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ होंगे तो मेंबर के भी वैल्यूज़ होंगे. तो मेंबर के वैल्यूज़ क्या है? तो मेंबर के वैल्यूज़ है सर, ऑनेस्टी रखना है काम में, ट्रांसपेरेंसी रखना है, ओपननेस रखना है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये वैल्यूज़ भी डिफाइन किए गए हैं कोऑपरेटिव वैल्यूज़ में. अब ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कहाँ पे करेंगे सर? हमारे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जो हुई थी, वहाँ पे 3 मुख्य आधार अपने कोऑपरेटिव सेक्टर पे आए थे, जिसमें से एक जो है वो अभी उसके ऊपर रिस्पेंड. सेकेंड, 2 जो ऑब्जेक्ट्स मेन है उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में लेना. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हम बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी इज़ माय फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ इज़ माय फंडामेंटल राइट, उसी तरह राइट टू फ्रीडम, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का समावेश करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो पहले एसोसिएशन था, लेकिन वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड नहीं था. यूनियन एसोसिएशन के आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 अमेंडमेंट में डाला गया. यानी फंडामेंटल राइट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना. और फिर आर्टिकल 43B में उसी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2011 में कहा गया है, स्टेट को ड्यूटी दी गई, द स्टेट शैल प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज. तो वहाँ पे लिखा है ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, वॉलंटरी फॉर्मेशन, बाद में डेमोक्रेटिक सेटअप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अभी आप सर, हमने ऑनरेबल फडणवीस सर के जो पाइप देखी, ये चारों प्रिंसिपल्स पे आधार थे, क्योंकि 43B में स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने जो ड्यूटी कास्ट की है उसका पालन करते हुए वो पाइप का पूरा महत्व है. और उसी आधार पे जब हम देखते हैं वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ये कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स हैं. वॉलेंट्री फॉर्मेशन यानी ओपन मेंबरशिप का कंसेप्ट है. कोई रुकावट है मेंबरशिप के लिए? नहीं. कोई भी आके अगर वो कॉम्पिटेंट पर्सन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो हमारे सोसाइटी में मेंबर हो सकता है. उसके बाद है ऑटोनॉमस फंक्शनिंग. ये ऑटोनॉमस फंक्शनिंग सर, इसको 10 बार अंडरलाइन करना है जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हम आएंगे उसके ऊपर ज़्यादा मायने. डेमोक्रेटिक सेटअप की हमने बात की कि एवरी 5 ईयर्स में इलेक्टेड बॉडी हम दे रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी को. और प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग को लिंक करेंगे. प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जो अभी हमने देखा, सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उसको पुशअप करना, थ्रू प्रोफेशनल वे से ड्राइव करना, ये सारा कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रोफेशनल वे से इम्पैक्ट से प्रोफेशनल्स को अंदर लेके आना, इसका ही मतलब है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जो हमारा वर्ड हमने 10 बार अंडरलाइन किया, व्हाट इज़ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग सर? ऑटोनॉमस फंक्शनिंग यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाहर का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए. और जब हम डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं सर?
हमारे जो राइट्स होते हैं, डेवलपमेंट राइट्स ही हमारे राइट्स हैं, पोटेंशियल ऑफ द लैंड ही हमारे राइट्स है। हम हमारे राइट्स को डेवलपर को असाइन करते हैं और उन थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हम हमारे इसमें समाविष्ट करके हम रीडेवलपमेंट करते हैं। और इसीलिए फेडरेशन के जरिए हम ये पुशअप कर रहे हैं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि बाहर का हस्तक्षेप ना हो। आप लीगली साउंड बनिए, लीगल प्रिंसिपल्स में थर्ड पार्टी राइट्स में ही क्रिएट कीजिए और फिर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट कीजिए। और उस सेल्फ रीडेवलपमेंट को अभी हमने देखा रिसेंटली स्टेट भी प्रमोट करना चाहता है और स्टेट उसको पुशअप करने में पूरा फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारे माध्यम से सेल्फ रीडेवलपमेंट का इनएक्शन हुआ है और इसके ज़रिए ये जो महत्व है वो हम मेंबर्स की तरफ लेके आते हैं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई यू शुड डू सेल्फ रीडेवलपमेंट। सो देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, देयर इज़ नो अदर लीगल ऑब्लिगेशंस या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, देयर विल बी नो लिटिगेशंस इन द प्रोजेक्ट। आपको ही आपका बिल्डिंग जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को डेवलप करना, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसको सरलता से थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट से किया जा सकता है और हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स देखे हैं, कई सारे सोसाइटीज़ में इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया सर, डीप, मतलब एक आम लेमन को भी समझ में आया। सर एक अगला विषय सेल्फ रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, सर जीएसटी का क्या रोल होता है सेल्फ रीडेवलपमेंट? यस सर, ये जैसे हमने कहा कि सेल्फ रीडेवलपमेंट का महत्व ये है, तो जीएसटी का रोल मतलब क्या, तो दैट शुड बी ए बेनिफिट विच इज़ देयर इन द सेल्फ रीडेवलपमेंट। मतलब लोग हमें ये पूछते हैं कि अगर हम सेल्फ रीडेवलपमेंट का ऑप्शन चुनते हैं इंस्टेड ऑफ रीडेवलपमेंट तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो हम उनको एक लाइन का सिंपल आंसर देते हैं, व्हाट इज़ दैट आंसर। तो रीडेवलपमेंट में जो डेवलपर आपके प्रॉपर्टी पे आके लास्ट में जो प्रॉफिट घर के लेके जाने वाला है, उसी प्रॉफिट को सभी मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे ही सेल्फ रीडेवलपमेंट है। बिल्कुल परफेक्ट। और ये प्रॉफिट सिर्फ छोटा नहीं है, अगर हम इंडिविजुअल मेंबर का प्रॉफिट देखें तो एक एक फ्लैग बहुत जगह पे एक्स्ट्रा मिला हुआ है इन सेल्फ रीडेवलपमेंट। और वो फ्लैग कई जगह पे तो मेंबर्स ने हमें सामने से कहा कि ये जो 2 या 3 इयर्स में हमें जो सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हैं वो हमें लाइफ टाइम हमने काम किया था तभी नहीं मिले थे, जो हमें ये 3 इयर्स में मिले। तो हम चाहते हैं कि मेंबर्स 3 साल 4 साल आपका डेडिकेट इस सेल्फ रीडेवलपमेंट को करें और ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही। कमिंग बैक टू जीएसटी, नाउ जीएसटी में भी हमें बेनिफिट्स अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में मिलेंगे तो हम उसे ऑटोमेटिकली पास ऑन करेंगे। नाउ इन कंपैरेटिव टू रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, तो रीडेवलपमेंट में अगर आज हम दिखते हैं तो जीएसटी कंपोनेंट 5% एप्लीकेबल है। अगर हम कोई भी फ्लैट परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे हम 5% पे करते हैं प्रायर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रिवर्स मैकेनिज्म से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी जो है वो डेवलपर पे शिफ्ट हो गई थी। लेकिन इन सेल्फ रीडेवलपमेंट यहाँ पे भी अबाउट इससे हम 5% लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, तो जो एग्जिस्टिंग फ्लैट्स है, जो मेंबर्स के एग्जिस्टिंग फ्लैट्स है जो बड़े होने वाले हैं, प्रपोज्ड एरिया जो उन्हें मिलने वाला है, उस एरिया पे भी रीडेवलपमेंट में जीएसटी कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ 5%। तो टेक एन एग्जाम्पल, सपोज 2-2 करोड़ के अपने फ्लैट्स अगर होंगे प्रपोज जो भी होने वाले हो और उसके ऊपर 5% यानी 10 लाख रुपए हो गए, तो ईच मेंबर के 10 लाख, अगर आपके सोसाइटी में 50 मेंबर्स है तो 50 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 10 लाख यानी 5 करोड़ रुपए आपके जीएसटी में जाने वाले हैं। लेकिन ये सेल्फ रीडेवलपमेंट में जीरो होने वाला है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह से जीएसटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई हो, हमने कहा कि हम डेवलपमेंट राइट्स डेवलपर को असाइन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आती है। जीएसटी कहेगा कि ये डेफिनेशन में आप राइट सप्लाई कर रहे हैं तो हमें जीएसटी पे करना है। लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप किसी को भी राइट्स असाइन, सप्लाई, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के जो भी प्रपोज फ्लैट्स हैं उस पर 0 रुपीज़ है, नहीं लगी। और यही मतलब हमने अभी जो 5 करोड़ का एग्जाम्पल लिया, यही 5 करोड़ रुपए हमारी एक्स्ट्रा सेविंग हो गई। यानी जो डेवलपर का प्रॉफिट जो घर पे लेके जाने वाला था उस पर और 5 करोड़ रुपए ऐड हो गए, और वो 5 करोड़ रुपए प्लस डेवलपर प्रॉफिट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। हम तो ये भी कहते हैं कि रीडेवलपमेंट में भी जीएसटी का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। रिहैब कंपाउंड वेरी सिंपल रीजन है सर,
अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा 1882 का, उसमें डेफिनेशन ऑफ लैंड दिया गया है। तो व्हाट इज लैंड? तो लैंड में कहा गया है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है। उसमें कहा गया है कि लैंड बेनिफिट अराइसेस आउट ऑफ द लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। नाउ व्हाट इज दिस पोटेंशियल ऑफ लैंड या डेवलपमेंट राइट्स? तो इट इज अ बेनिफिट अराइसेस आउट ऑफ द लैंड, तो दैट मीन्स इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयरफॉर इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पुशअप हो रहा है। हमारे फेडरेशन के माध्यम से भी हमने नोट्स जो है वो टप किए हैं पार्लियामेंट्स में, और ये सबका मिली जुली एफर्ट से हम इसे ड्राइव कर रहे हैं। आगे जाके इसका रिजल्ट्स जो भी है वो आएगा, लेकिन फिलहाल सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी क्लियर, देयर इज नो जीएसटी इम्प्लीकेशंस फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ प्रपोज्ड प्लान्स। और एक बार इसमें मैं थोड़ा ऐड करके हम इसको ये टॉपिक को हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने देखा कि 5% इज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब हमें जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर हो तो 5% बेनिफिट कर रही है। यही अगर आपकी प्रीमाइसेस सोसाइटी है यानी कमर्शियल यूनिट्स है तो वो भी हाउसिंग सोसाइटी में है आपके नए डेफिनेशन के हिसाब से। प्रीमाइसेस सोसाइटी अगर होगी तो उसमें 12% जीएसटी है सर, एंड यू आर सेविंग 12%। यानी 2 करोड़ का अगर हमने फ्लैट का एग्जाम्पल लिया था, उसमें जब हमने 10 लाख की बात की थी, तो यहाँ पे वो 24 लाख हो रहे हैं ईच मेंबर। तो मल्टीप्लाई बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सो दैट इज योर सेविंग इन सेल्फ रीडेवलपमेंट। इस तरह से जो सेविंग्स है, यही सेविंग्स आपके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसका और एक एडवांटेज ये है टू क्रिएट अफोर्डेबल हाउसिंग। व्हाट इज अफोर्डेबल हाउसिंग? हम यहाँ पे जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उसमें हमने ये कहा कि कोऑपरेशन टू कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमने अभी पाइट में भी देखा कि मुंबई बैंक जो हमारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग कर रही है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो सेल्फ रीडेवलपमेंट को फंडिंग्स कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? कोऑपरेशन टू कोऑपरेटिव्स। उसी तरह आप जब सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हैं, आपको जब बड़ा फ्लैट मिलता है, तो इसका एक ये प्रिंसिपल भी है कि जो नए अलॉटीज़ आपके मेंबर्स फ्लैट आपके परचेस करेंगे, उनको भी आप डिस्काउंटेड रेट में यानी अफोर्डेबल रेट्स में आप फ्लैट दीजिए। तो इसे कहते हैं हम कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव को बढ़ावा करना है। यानी वो जो अलॉटीज़ है वो आगे चल के आपके सोसाइटी के मेंबर्स होने वाले हैं, तो कोऑपरेटिव को मोर स्ट्रेंथन करना है, और मोर स्ट्रेंथन करने के लिए ही ये अलॉटीज़ को अफोर्डेबल हाउसिंग में कंसेप्ट में लेके आके हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अफोर्डेबल और ग्रीन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कि सेल्फ रिडेवलपमेंट में सर फंड्स कहाँ से मिलेगा? मतलब फाइनेंशियली पॉलिसी क्या है महाराष्ट्र शासन की, किस तरह से सेल्फ रिडेवलपमेंट को बढ़ावा मिले और फंड्स मिले? यस, सो अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आज सेल्फ रिडेवलपमेंट को फंड्स कर रही है। स्पेसिफिकली मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में एडिशनल वन मोर बैंक इज देयर, दैट इज मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो देयर। तो ये दोनों बैंक्स जो है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट को फंड्स कर रहे हैं। अभी इसमें इशू कहाँ पे हो रहा है सर? हमारे यहाँ मुंबई की हम बात करते हैं तो ज़रा वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स, फ्री होल्ड लैंड है, कई जगह पे लीज होल्ड लैंड है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ महाड़ा अदर प्लॉट है, लीज प्लॉट, तो वहाँ पे सिस्टम अलग है। वहाँ पे आपको पहले ऑफर लेटर मिलता है, फिर एनओसी मिलती है, वहाँ पे पैसे पहले भरने हैं ऑफर लेटर के, प्रीमियम्स भरना है, फिर एनओसी जनरेट होती है, फिर आरओडी मिलती है। तो इस तरह से इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन के जो बात आप भी वही कर रहे हैं, इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन की जो बात है वो मेन दिक्कत होती है, क्योंकि वंस आईओडीसीसी इज देयर, प्रोजेक्ट आपका एक बार रेरा में रजिस्टर्ड हुआ तो बैंक्स आपको जो है वो डिसबर्स शुरू करते हैं और फंडिंग भी कर लेते हैं फॉर फ्यूचर जो भी आपका कॉस्ट आता है उसके बाद। लेकिन इनिशियल फंडिंग की जो दिक्कत है उसे सॉल्व करने के लिए पहले हम कहते थे कि NBFCs आर देयर, बूथ हेल्प करते हैं, या आप इन्वेस्टर्स के माध्यम से कई इंक्यूबेंसीज क्रिएट करके आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो इस तरह से ऑप्शन वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन अभी एक ऑप्शन जो है वो वर्कआउट हो रहा है, वो है MCDC। क्या है हमारे पुणे में जो MCDC है, महाराष्ट्र स्टेट की जो बॉडी है, ये सबसे बड़ी बॉडी है जो कोऑपरेटिव्स को प्राधान्य देने के लिए, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए स्थापन की गई है। उनसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन बातचीत हो रही है और हम लोग MOU में एंटर करने की भी प्रयास कर रहे हैं कि ये इनिशियल फंडिंग में आप एंटर कीजिए और इनिशियल फंडिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। अभी जो टॉक्स है इसी तरह से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन सारे प्रयास कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, और उसी तरह से सभी प्रोफेशनल्स जो है वो प्रयास करके इनिशियल फंडिंग का भी कंट्रीब्यूशन
जो है वो टेबल पे लाने की बात चल रही है। आज मैं कल ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके माध्यम से अगर ये ओपन अप हो गया तो मैक्सिमम सोसाइटीज जो है वो यहाँ सेल्फ रीडेवलपमेंट ही करेंगे। चारकोप में 3-4 सोसाइटीज हमने जो सक्सेसफुली सेल्फ रीडेवलपमेंट जिन लोगों ने किया उनका यही दर्द था, उन्होंने बयां किया। मतलब अभी जैसे हाल ही में फडणवीस साहब ने जो लॉन्च किया, मतलब चाबी वाटप की, श्वेतांबरा सोसाइटी की बात करें, एक अभिलाषा सोसाइटी, एक गीतांजलि, तीनों का दर्द यही है। लोगों से जिन लोग लीड कर रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि सर मुंबई बैंक देती है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देती है, ठीक है, लेकिन वो IRDCC के बाद देती सर। IRDCC के लिए आप बहुत लोहे के चने चबाने के बराबर होता। कुछ लोगों ने सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो सीनियर सिटीजन थे उन्होंने जमा पूंजी थी अपनी 50 लाख 1-1 करोड़, ऐसे 5-10 लोगों ने इकट्ठा करके IRDCC ली, तो वो 50% डिस्काउंट था उस वक्त उद्धव ठाकरे साहब से, तो 50% प्रीमियम उनको डिस्काउंट मिला, तो उस वक्त का प्रपोजल था। तो कहने का मतलब है कि वो जो इनिशियली अमाउंट है 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी IRDCC में लगता है वो लोगों के पास नहीं होता सर। यदि इस तरह का इनिशियली जो है सेल्फ कंट्रीब्यूशन लोग करते हैं, कोई अपने दोस्तों से सर्कल से लेते हैं, कोई जो बार्टर सिस्टम में, वो मतलब अलग अलग प्रक्रिया है सब, वो एक फिक्स नहीं है, तो वो फिक्स होना चाहिए। महाराज दौर है सर। सीरियसली इस तरह से हम कहेंगे क्योंकि ये 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर तक के घोषित भी हुआ है और मैक्सिमम इवेंट्स जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी बड़े प्रयास जो है वो हो रहे हैं और उन्होंने ही बूस्टअप करने के लिए ये योजना जो है, उनके सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो हाउसिंग मॉड्यूल का कोर्स निकाला है उसमें भी सेल्फ रीडेवलपमेंट का टॉपिक उन्होंने इंसर्ट किया। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक जो सारे स्टेट में सीरियसनेस में जा रहा है और उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये इनिशियल फंडिंग का जो इशू है वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास जो है वो डेफिनेटली करेंगे और वो जल्द से जल्द होगा ऐसी हम आशा भी व्यक्त करते हैं। सेकेंडली, आप चारकोप जो हमने देखा बाइट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का, तो वो बाइट में हमने वो देखा कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी किए। वो अनाउंसमेंट के जरिए भी एक सेल्फ डेवलपमेंट को बूस्टअप मिला है। यानी जब हमने प्रपोजल्स दिए थे, 2 प्रपोजल्स दिए थे, या तो आप प्रीमियम के जो इंस्टॉलमेंट्स है उसे बढ़ावा दीजिए, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स के जगह पे 6 इंस्टॉलमेंट कीजिए, या प्रीमियम का जो इंटरेस्ट है उसे वे ऑफ करने का प्रयास। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन था और सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन था वो स्टेट ने चूज किया है, दैट इज टू वे ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीमियम्स। और अभी सून अधिवेशन में हमें उसकी तरफ से लॉ भी शायद से GR फ्रेम होने की भी आशा है और अगर वो GR फ्रेम हो गया तो वो तो सबसे बड़ा बूस्टअप है क्योंकि उससे एडिशनल कॉस्ट जो है वो सेव होगी और फिर अपने लोगों को ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बराबर, सामने अलॉटिस को भी हम वो बेनिफिट जो है वो पास ऑन कर सकते। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी घोषणा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की। सर बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे आने वाले दिन सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, सरकार का कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। आप भी कोऑपरेटिव में यहाँ तो काम करते हैं, आप सेंटर में भी सर आप लगे हो। श्री प्रसाद परब साहब, आप आए दिन गवर्नमेंट से, आप हाउसिंग फेडरेशन के एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं, तो निश्चित ही सरकार से आदान प्रदान होता है, विचारों का सजेशन ऑब्जेक्शन होते हैं। सर आने वाले दिनों में, भविष्य में किस तरह से देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आने वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट करने वाली सेल्फ रीडेवलपमेंट है? सर 1 विंडो का सुना है हमने। यस सर, यही हम कहेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन की तरफ से हमने सिंगल विंडो जो पुशअप किया था उसका एक जो है उनका एक क्रू जो है वो हमें यहाँ चारकोप में ऑनरेबल CM साहब ने ओपन अप करके दिया है। और इसी तरह से हम जो कहें कि सिंगल विंडो सिस्टम कनेक्ट अगर होता है, यानी क्या सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक्चुअल सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब क्या है सर कि जो भी आपके फ्लैट्स आज जो आप फ्लैट परचेस करने जा रहे हो, सपोज 1 CR का फ्लैट है, 2 CR का फ्लैट है, इसमें 15% ऑफ द फ्लैट वैल्यू जो है वो अप्रूवल कॉस्ट है सर। यानी अगर आप डेवलपर्स, किसी भी डेवलपर्स को आज देखेंगे या कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप सोसाइटी का ले लीजिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद IRDCC आने को 6 महीने से 1 साल का पीरियड लग जाता है। ये जो पीरियड 6 महीने से 1 साल का एवरेज पीरियड है, इसको अगर हम हाफ एन आवर करेंगे तो ये 15% ऑफ योर फ्लैट कॉस्ट विल गेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड एंड विल गेट पास्ड ऑन टू द अलॉटीज। जो हम नए परचेसेस आ रहे हैं उनको हम दे सकते हैं। कैसे होगा सर ये हाफ एन आवर में? तो सिंपल है सिस्टम। आज सर हम AI चैट GPT की बात करते हैं, उसी आधार पे हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस को अगर हमने सिस्टम में फिडअप किया और सिस्टम में जाके आप जाते समय एक प्लान्स पेन ड्राइव में लेके गए, उस सिस्टम में आपने क्लाइंट्स अप्रूवल पे डाल दिया, ऑटोमेटिकली सर वो प्रिंट आउट होके आपको अप्रूवल्स आना चाहिए। हम कहते हैं कि जो भी विंडोज आगे है, यानी अगर जब आप अप्रूवल्स पे जा रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट NOCs विच आर रिक्वायर्ड,
तो वो सारे एनओसीज भी हमें उस सिस्टम के माध्यम से ही मिलने चाहिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम चाहते हैं कि ये सेल्फ रीडेवलपमेंट सिंगल विंडो सिस्टम जब होगा तो नॉट ओनली फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट बट ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक प्रॉपरली कंट्रोल्ड और बूस्ट कर पाएगा। किस तरह से कंट्रोल और बूस्ट कर पाएगा? क्योंकि इसमें से अगर आप सिस्टम के ज़रिए अप्रूवल्स दे रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसमें आपके कहीं पे भी अनऑथोराइज इलीगल कंस्ट्रक्शंस का कोई सवाल नहीं आता है। उसके बाद उसी ज़रिए उसी मोमेंट पे अगर आप वहाँ पे ही हमें रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही इशू करते हैं, रेरा नंबर भी इशू करते हैं, क्योंकि व्हाट इज़ दैट, वो जो सिस्टम जो वेरीफाई कर रही है वो मेरा लीगल कंप्लायंस भी देख रही है, मेरे टेक्निकल कंप्लायंसेस भी देख रही है, और फाइनेंशियल कंप्लायंस में मुझे खाली बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो कई जगह पे हमने देखा कि सीसी के बाद 1 मंथ लग रहा है रेरा अकाउंट्स ओपन करने के लिए, और उसके मीन टाइम वो 1 महीने में भी आप कोई फ्लैट्स बेच नहीं सक रहे हैं। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज हर्डल्स जो है हम प्रपोज कर रहे हैं स्टेट को कि विद इन हाफ एन आवर आप अगर ये अप्रूवल्स हमें दे पाए तो सेल्फ रीडेवलपमेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसके टू प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशंस इस पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल कर पाएगा। करने की ज़रूरत आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह से रेगुलेशन इस रियल एस्टेट सेक्टर में रिफॉर्म्स जो है वो ला सकते हैं। तो इसका प्रयास जो है हम कर रहे हैं, हम बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हमारी हो रही है विद रिगार्ड्स टू सिंगल विंडो सिस्टम, और भविष्य में सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो 100% स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने का प्रयास में है। तो आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो और सभी जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो इस सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ उठा लें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, हमारे साथ आए, बात किए, और रीडेवलपमेंट पे तमाम हम वीडियो बनाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करें। सर से कुछ सवाल करना तो बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखें, हम वो सवाल सर तक पहुंचाएंगे। और आपसे रिलेटेड कुछ भी सेल्फ रीडेवलपमेंट और सवाल हो, आप बिल्कुल आपका सुझाव भेजें, हम सर तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि सर आप क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे जो हमारे प्रेक्षकगण हैं उनको एक आह्वान करूँगा कि आप ये जो उपक्रम सुनील शर्मा जी ने यहाँ पे शुरू किया है और महासेवा ड्यूज के ज़रिए जो माध्यम से हम सेल्फ रीडेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जो बढ़ावा दे रहे हैं और उसको डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कर रहे हैं, वो ऐसे चैनल्स को सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज की गंगा आप लोगों ने शुरू की है, इसको थ्रू आउट महाराष्ट्र हो या थ्रू आउट हम इंडिया कहेंगे, इसको हम इंडलकेट करेंगे। और इसी तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट पे ही सभी लोगों ने फोकस करके एक प्रोफेशनल वे से हम इसे ड्राइव जो है वो आगे चल के इसे लेके जा रहे, यही हम विनती करके स्टेट को और सभी लोगों को विनती करके हम इस